लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। राजनीति विज्ञान टीजीटी पीएचडी स्पेशल क्लास में आज का टॉपिक है क्रांति की अवधारणा। आपके किसी भी एग्जाम के लिए क्रांति पर सवाल अवश्य पूछा जाता है, इसलिए क्रांति के विषय पर आज का यह लेक्चर आधारित होगा, जिससे आपको क्रांति के ऊपर आए हुए सवालों को हल करने में सहायता प्राप्त हो। सबसे पहले यह बात समझना आवश्यक हो जाता है कि आखिर क्रांति है क्या। क्रांति के अलग अलग स्वरूप के विषय पर विभिन्न विचारकों के द्वारा क्या टिप्पणियाँ की गई और क्रांति की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास कैसे होता है, क्रांति और सुधार में सामान्यतः क्या संबंध है, क्रांति पर अलग अलग चिंतकों ने जिस बात को कहा उसका तात्पर्य क्या है। इन तमाम अवधारणाओं के बीच में टीजीटी पीएचडी के एग्ज़ाम में आने वाला यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे एग्ज़ाम टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, आपके एग्ज़ाम में इस पर आधारित सवाल कोई न कोई अवश्य ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस बात का अध्ययन करना, इस बात को जानना आपके लिए आवश्यक होगा कि आखिर क्रांति कहते किसको हैं, क्रांति का सामान्य अर्थ क्या होता है और क्रांति के कितने प्रकार हो सकते हैं। राजनीति विज्ञान के विषय में अलग अलग चिंतकों ने क्रांति के विषय में किस बात को कहा। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान में क्रांति की अवधारणा के विषय में क्रांति की राजनीति विज्ञान की अवधारणा का सामान्य अर्थ अगर समझा जाता है तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि क्रांति का साधारण अर्थ होता है, इसका साधारण अर्थ है आमूल चूल परिवर्तन। आमूल चूल परिवर्तन को कहा जाता है क्रांति, अर्थात यदि व्यवस्था में संपूर्ण परिवर्तन हो जाए, यदि व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है तो उसको क्रांति कहा जाता है। जबकि इसी से मिलती जुलती बात है जिसको कहा गया है कि अगर व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन हो जाए, यदि व्यवस्था के अंतर्गत केवल थोड़ा सा परिवर्तन होता है, थोड़ा संशोधन किया जाता है, तो उसको कहा जाता है सुधार। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्रांति के इस अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा बतलाया गया था। क्रांति के संदर्भ में एक बात यह है कि यह क्रांति संवैधानिक भी हो सकती है, यह क्रांति संवैधानिक भी हो सकती है और यह क्रांति हिंसात्मक भी हो सकती है। यह क्रांति कैसी होगी, अनेक ऐसे चिंतक हैं जिनके द्वारा बतलाया गया कि क्रांति संवैधानिक होगी और कुछ लोगों ने इस बात को कहा कि क्रांति संवैधानिक न होकर हिंसात्मक होगी। क्रांति के संदर्भ में इस अवधारणा का, क्रांति के अवधारणा का अगर हमारे एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है कि क्रांति के अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, आप याद रखें कि सर्वप्रथम प्रतिपादन क्रांति के अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया था यूनानी चिंतक अरस्तु के द्वारा, परंतु इनके द्वारा क्रांति का यह प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया और इनका कहना था कि सरकार एवं संविधान में, सरकार एवं संविधान में
होने वाला कोई भी परिवर्तन क्रांति कहलाता है। होने वाला कोई भी परिवर्तन क्रांति कहलाता है। यह बात किसने कहा था? यह बात कहा अरस्तु ने, और उनका कहना था कि यदि राजतंत्र, आलोकतंत्र में, कुलीन तंत्र, यदि वर्ग तंत्र में, या कोई भी सरकार एक व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति उस सत्ता को धारण कर लेता है तो इसको क्रांति कहते हैं। यह अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित क्रांति की एक विशिष्ट धारणा है। बट अगर यह सवाल आता है कि क्रांति की अवधारणा का प्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो इसका उत्तर होगा अरस्तु ने क्रांति के अवधारणा का प्रतिपादन किया। और अरस्तु ने इस बात को बतलाया कि क्रांति सरकार और संविधान के स्वरूपों में होने वाला कोई भी परिवर्तन है। अरस्तु न केवल क्रांति के कारणों का उल्लेख करता है बल्कि क्रांति को खत्म करने के उपायों पर भी जोर देता है। इसलिए अगर हमको यह सवाल आता है कि अरस्तु के द्वारा अपने क्रांति विषयक अवधारणा के अंतर्गत कुल कितने देश के संविधानों का अध्ययन किया गया, तो उसका उत्तर होगा 158। 158 नगर राज्य के संविधानों का अध्ययन करने के उपरांत अरस्तु ने क्रांति के सामान्य कारण और विशिष्ट कारण बतलाए थे। एक प्रसिद्ध कथन है और वह हमारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा कहा गया, निर्धनता अपराध एवं क्रांति की जननी है। निर्धनता अपराध एवं क्रांति की जननी है। निर्धनता अपराध एवं क्रांति की जननी है। 2021 पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए यह कथन महत्वपूर्ण है। आपको सवाल के रूप में पूछा जा सकता है कि निर्धनता अपराध एवं क्रांति की जननी है, यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया, तो आपको बतलाना है कि यह प्रसिद्ध कथन है किसका? अरस्तु का। अरस्तु ने क्रांति के कारण एवं उसके समापन की बात किया था। यह इसलिए क्रांति की सर्वप्रथम अवधारणा दिया अरस्तु ने, लेकिन क्रांति के इसके पश्चात अवधारणा दिया था जॉन लॉक के द्वारा। क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया और क्रांति के कारणों का, क्रांति के संवैधानिक एवं वैचारिक पक्ष का, संवैधानिक क्रांति का समर्थन किया गया था। इसका अर्थ होता है कि यह क्रांति शांतिपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा होगा। इसलिए लॉक ने इस बात का समर्थन किया कि क्रांति होगी लेकिन क्रांति की प्रक्रिया शांतिपूर्ण होगी। यह सरकार के स्वरूप में परिवर्तन ही नहीं है बल्कि यदि राज्य के द्वारा व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के रक्षा करने में असमर्थता आती है तो राज्य के द्वारा क्रांति, जनता के द्वारा राज्य के प्रति क्रांति की जा सकती है, लेकिन क्रांति यह शांतिपूर्ण होनी चाहिए। और क्रांति यह सदैव बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा की जानी चाहिए। क्रांति तब की जाए जबकि आवश्यक हो। इसलिए हमको एक अन्य सवाल भी पूछा जाता है कि क्रांति के अधिकार का प्रतिपादन, क्रांति के अधिकार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? इसका उत्तर नोट करें।
इसका उत्तर होगा लाख। आपको आया कि क्रांति के अधिकार का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया है? लाख क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया है? अरस्तु। आपको यह बात मालूम है कि राजनीति विज्ञान में अनेक क्रांतियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा और क्रांतियाँ कई हुई, और उन क्रांतियों में अगर बात की जाए तो 1642 से 49 का ब्रिटेन का गृह युद्ध, 1688 का 1688 का गौरवपूर्ण क्रांति था। और गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि संसद सर्वोच्च होगा। इसलिए हमको आए कि संसद की सर्वोच्चता का विचार कब आया? तो गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा आता है। और यह क्रांति ब्रिटेन में हुआ। 1776 ईस्वी में अमेरिकन क्रांति होती है। अमेरिकन क्रांति हुए और इस क्रांति का महत्वपूर्ण नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। कर नहीं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन आया इस क्रांति का नारा था। और इसका एक अन्य नारा भी था, आज सभी मनुष्य जन्म से समान पैदा हुए हैं। सभी मनुष्य जन्म से समान पैदा हुए हैं। समान पैदा हुए हैं। इसके अलावा इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता एवं सुखानुसरण। स्वतंत्रता, समानता एवं सुखानुसरण। इसलिए अगर परीक्षा में हम लोगों को सवाल ये 3 आपको आएगा, 1, 2 और 3 आपको याद रखना है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, सभी मनुष्य जन्म से समान पैदा हुए हैं। स्वतंत्रता, समानता और सुखानुसरण किस क्रांति का नारा है? तो आपको बतलाना है कि ये सारा नारा 1776 के अमेरिकन क्रांति का है। अगला है 1789 का फ्रांसीसी क्रांति। और 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, इसका नारा था स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व या भाईचारा। यह इसका नारा था। और यह क्रांति बुर्जुआ वर्ग के द्वारा की गई थी। और इस क्रांति का उद्देश्य था लोकतंत्र के स्थापना करना। और इस क्रांति का मार्गदर्शक माना जाता है। अगर हमको सवाल आया कि इसका मार्गदर्शक कौन था, तो आपको बोलना है कि इसका मार्गदर्शक रूसो था। और रूसो के द्वारा स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ये नारी को गढ़ा गया था। उसी के मन मस्तिष्क के विचार का यह प्रतिफल था। और उसी के मृत्यु के 11 वर्षों के बाद फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। चलिए, इस क्रांति के साथ साथ एक महत्वपूर्ण क्रांति है 1917 के रूसी क्रांति। और इस क्रांति को किया गया था लेनिन के नेतृत्व में। और यह क्रांति थी, इस क्रांति के 1917 के लेनिन के द्वारा यह क्रांति की गई थी। और इस क्रांति के द्वारा
एक महत्वपूर्ण बात किया गया था और इसमें इस बात को समझाने का प्रयास किया गया कि यह साम्यवादी क्रांति रोटी भूमि और शांति के नारे पर आधारित है। रोटी भूमि एवं शांति के नारे पर आधारित है। इसलिए अगर आपको सवाल यह पूछा जाता है कि 1917 की रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ, तो आपको बताना है कि यह लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। रोटी भूमि और शांति इसका नारा था। अब यहाँ पर एक अन्य सवाल यह उठता है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा क्रांति की बात की गई थी और कार्ल मार्क्स ने जिस क्रांति की बात किया था वह थे हिंसात्मक क्रांति। कार्ल मार्क्स के द्वारा हिंसात्मक क्रांति की बात की गई थी। कार्ल मार्क्स ने बात किया था यहाँ पर हिंसात्मक क्रांति का। इसी को कहा जाता है कार्ल मार्क्स के द्वारा हिंसात्मक क्रांति का, और इसी को कहते हैं साम्यवादी क्रांति। साम्यवादी क्रांति सर्वहारा वर्ग के द्वारा होगी और पूंजीवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। इसी को कार्ल मार्क्स ने हिंसात्मक क्रांति कहा था और इस क्रांति के द्वारा मजदूर वर्ग का शोषण समाप्त होगा। एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। कार्ल मार्क्स के हिंसात्मक क्रांति का यही उद्देश्य था। इसलिए क्रांति के यह अवधारणा इनके द्वारा की गई। बट एक बात आपको मालूम होगा कि एक चिंतक है जिनका नाम है बर्नस्टीन। बर्नस्टीन के द्वारा कहा गया था कि हिंसात्मक क्रांति राजनीतिक विपत्ति है। हिंसात्मक क्रांति को इनके द्वारा राजनीतिक विपत्ति के नाम से संबोधित किया गया। इसलिए अगर सवाल यह आता है कि हिंसात्मक क्रांति को राजनीतिक विपत्ति के नाम से किसने संबोधित किया था, तो आपको बतलाना है कि बर्नस्टीन के द्वारा क्रांति को राजनीतिक विपत्ति का नाम दिया गया था। यह बात महत्वपूर्ण बन जाता है और इनके द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया कि हिंसात्मक क्रांति राजनीतिक विपत्ति है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो इसी से अनेक और क्रांतियों का भी उल्लेख मिलता है और जिसमें माओ के द्वारा इस बात को कहा गया था। माओ ने कहा है, जिसको कहते हैं निरंतर क्रांति। हमको अगर यह सवाल आता है कि निरंतर क्रांति की बात किसने किया था, माओ ने कहा कि क्रांति कोई एक घटना नहीं जो कि एक बार हो जाए और केवल उसके पश्चात क्रांति न हो, बल्कि आवश्यक है कि क्रांति तब तक होती रही जब तक कि मजदूरों और किसानों का शोषण खत्म नहीं हो जाता। इसलिए माओ के द्वारा निरंतर क्रांति के विचार का प्रतिपादन किया गया। एक अन्य चिंतक है, इनका नाम है ट्रोट्स्की। ट्रोट्स्की के द्वारा स्थायी क्रांति की बात की गई थी। इसलिए अगर हमको सवाल आता है कि स्थायी क्रांति की अवधारणा किसने दिया है, तो आपको बतलाना है कि स्थायी क्रांति की बात किया है ट्रोट्स्की ने। इसके अलावा एक अन्य विचारक हैं और उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भारतीय विचारक हैं और जयप्रकाश नारायण के द्वारा इस पर विचार किया गया और उन्होंने संपूर्ण या समग्र क्रांति की बात किया था।
संपूर्ण या समग्र क्रांति के बात किया था। इसलिए अगर यह सवाल आता है कि संपूर्ण या समग्र क्रांति के बात किसने किया, तो आपको बतलाना है कि संपूर्ण या समग्र क्रांति के बाद जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। और जयप्रकाश नारायण ने इस बात पर बल दिया था कि जीवन के सभी क्षेत्रों में आप परिवर्तन से ही एक समानता मूलक समाज का निर्माण होगा। इसलिए केवल राजनीतिक क्रांति ही महत्वपूर्ण नहीं है, केवल राजनीतिक जीवन में सुधार ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जीवन के अनेक क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में सुधार की उतनी ही अधिक आवश्यकता है। इसके अलावा भारतीय चिंतकों में ही राम मनोहर लोहिया के द्वारा एक अन्य विचार दिया गया और उस पर उनके द्वारा सप्त क्रांति अर्थात 7 प्रकार के 7 क्षेत्रों में 7 प्रकार के क्रांति का उल्लेख किया गया था। तो यहाँ पर सवाल हमको आ जाएगा कि लॉक ने किसकी बात किया था? संवैधानिक क्रांति की। और संवैधानिक क्रांति के साथ साथ इनके द्वारा क्रांति के अधिकार का वर्णन किया गया था। क्रांति के अधिकार का अर्थात यदि राज्य और सरकार किसी भी मामले में यदि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ हो जाती है, तब आवश्यक है कि स्वाभाविक रूप में जनता के द्वारा क्रांति की जा सके। इसलिए इनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया था। उन्होंने इस बात पर बतलाया था कि क्रांति करने का अधिकार जनता को प्राप्त हो, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण केवल और केवल यह है कि जनता के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की जाए। लेकिन क्रांति के अवधारणा अरस्तु के द्वारा क्रांति के अवधारणा का सर्वप्रथम क्रांति के अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। अगर हमको यह सवाल आता है कि क्रांति के अवधारणा और क्रांति का अधिकार, क्रांति के अवधारणा का संबंध है जहाँ पर क्रांति के अवधारणा का संबंध है जहाँ पर वहीं पर क्रांति के अधिकार का संबंध जॉन लॉक से हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण बात यह है कि एडमंड बर्ग का नाम आपने सुना होगा और एडमंड बर्ग के द्वारा फ्रांसीसी क्रांति के आपको सवाल पूछा गया। फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की गई थी और फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की गई थी, परंतु अमेरिकन क्रांति की इन्होंने प्रशंसा किया था। इनके द्वारा अमेरिकन क्रांति की प्रशंसा की गई थी और फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की गई थी। इनके द्वारा कहा गया था कि फ्रांसीसी क्रांति अमूर्त विचारों पर आधारित थी। एडमंड बर्ग ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति अमूर्त विचारों पर आधारित थी। अमूर्त
विचारों पर यह आधारित थी। इसलिए इनके द्वारा फ्रांसीसी क्रांति के आलोचना की गई थी, परंतु अमेरिकन क्रांति के इनके द्वारा प्रशंसा की गई थी। इसके साथ साथ आक्रांति संबंधी अवधारणा के अंतर्गत एक अन्य चिंतक का भी नाम हम लोगों को आता है, उनका नाम है अन्ना हैरेंट। अन्ना हैरेंट ने कहा कि अमेरिकन क्रांति वास्तविक क्रांति है। अन्ना हैरेंट के द्वारा कहा गया था, अन्ना हैरेंट के द्वारा कहा गया था, अन्ना हैरेंट के द्वारा कहा गया था कि अमेरिकन क्रांति ही वास्तविक क्रांति है, वास्तविक क्रांति है। देखिए, आपने इस अध्ययन से इस बात को समझ लिया होगा कि राजनीति विज्ञान में तीसरी पीएचडी के स्पेशल क्लास में यह अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। खास करके जो सवाल मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, अरस्तु ने क्रांति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, लेकिन संवैधानिक क्रांति और क्रांति का अधिकार लॉक ने, मार्क्स ने हिंसात्मक क्रांति और साम्यवादी क्रांति, माओ के द्वारा निरंतर क्रांति, ट्राटस्की के द्वारा स्थायी क्रांति, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति और राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति के विचार का प्रतिपादन किया गया। बर्नस्टीन ने साम्यवादी क्रांति, जिसके प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हैं, उसको राजनैतिक विपत्ति के नाम से संबोधित किया था। और एडमंड बर्क ने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना किया और अमेरिकन क्रांति की प्रशंसा किया था। हन्ना अरेंट ने भी इस बात को कहा कि अमेरिकन क्रांति ही वास्तविक क्रांति है। अनेक क्रांतियों के जैसे गौरवपूर्ण क्रांति 1688, अमेरिकन क्रांति 1776 तथा फ्रांसीसी क्रांति 1789 और 1917 के रूसी क्रांति का क्या नारा था, हम लोगों ने अपने आज के इस क्लास में इसका अध्ययन किया। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके आने वाले 2021 के टीजीटी पीएचडी के दोनों के एग्ज़ाम के लिए, जिसकी बात हमने आज किया। तो चलिए, यह क्लास तो हम लोगों का आज का यहीं तक था, परंतु टीजीटी पीएचडी का हमारा ऑनलाइन बैच लगातार चल रहा है। जो विद्यार्थी उसमें एडमिशन लेने की इच्छुक हैं, दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसमें एडमिशन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, जिसमें संपूर्ण क्लास होगा टीजीटी के लिए। आप पॉलिटिकल थ्योरी का, पॉलिटिकल थाट्स का, इंडियन पॉलिटिकल थाट्स का, भारतीय संविधान का अध्ययन होगा, जबकि पीजीटी के क्लास के लिए थॉट्स थ्योरी, संविधान के साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी अध्ययन हम लोग करेंगे। तो चलिए, ये पढ़ते रहिए, समझते रहिए, अपने कमेंट से हमको अवगत कराते रहिए। यह क्लास आपको कैसा लगा, इसकी भी जानकारी हमें अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। आज का क्लास यहीं तक था, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।